एक ऐसा गांव जहां पुरुषों की हमेशा मौत होती रहती है। रोज रात में 4 आदमी एक पुरुष की लाश लेकर जाते हैं। आखिर ये कैसा रहस्य है? सूरज ढलते ही बड़गांव में एक अजीब सी खामोशी उतर आती थी। दिन में खेतों में हल चलाने वाले हाथ शाम ढलते ही कंपाने लगते थे। पर यह डर सतह पर नहीं था। ये तो बस एक आदत थी, पीढ़ियों से चली आ रही एक अनकही रस्म। विक्रम सिंह उसी गांव में रहता था। उम्र 28 साल, कद दुबला पतला, चेहरे पर हमेशा एक उदासी लिए हुए। पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी। मां बीमार रहने लगी थी। बहन की शादी के लिए जोड़ तोड़ चल रहा था। विक्रम खुद तो कभी किसी से अपनी परेशानी बांट ही नहीं पाता था। गांव के पूरब छोर पर उसका पुश्तैनी मकान था। बड़ा सा आंगन, एक पीपल का पेड़ जिसे उसकी दादी देवता मानती थी, और एक कुआं जो अब बंद पड़ा था। विक्रम अक्सर शाम को आंगन में बैठा चाय पीता रहता। मां अंदर चूल्हे पर रोटी सेकती, बहन पढ़ाई का बहाना कर कमरे में चली जाती। विक्रम तारों को घूरता रहता। गांव में एक लड़की थी, गंगा। बचपन की सहेली, स्कूल में साथ पढ़े, फिर वो आगे पढ़ने शहर चली गई। लौटी तो बदल चुकी थी। आंखों में वही मासूमियत थी, पर हाथ कांपते थे। विक्रम ने कभी पूछा नहीं, गंगा ने कभी बताया नहीं। दोनों एक दूसरे के आसपास घूमते, पर शब्द बीच में ही मर जाते। विक्रम, तू शादी क्यों नहीं कर लेता? मां अक्सर कहती। विक्रम चुप रहता। उसे खुद नहीं पता था कि वो गंगा का इंतजार कर रहा है या सिर्फ इसीलिए अकेला है क्योंकि अकेलेपन की आदत पड़ चुकी है। पर जैसे जैसे रात गहराती, गांव में एक और हलचल शुरू होती। रात के ठीक 11 बजते बजते गांव के बीचों बीच स्थित मंदिर की घंटी बजती। फिर 4 पुरुष कंधे पर बांस की अर्थी ली चुपचाप निकल पड़ते। कोई बात नहीं करता, कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता। लाश सफेद कपड़े में लिपटी होती, चेहरा ढका होता। विक्रम ने हजारों बार यह दृश्य देखा था। बचपन में डर लगता था, जवानी में आदत हो गई, पर आज कुछ अलग था। उस रात विक्रम छत पर सो रहा था। आसमान साफ था, चांद पूरा नहीं था, बस आधा। तभी उसे लगा जैसे कहीं से रोने की आवाज आ रही है। कोई दर्द भरी, घुटन भरी सिसकी। वो उठकर बैठ गया। आवाज बंद हो गई। मां, आपने कुछ सुना? मां नीचे से बोली, नहीं बेटा, सो जा, सुबह जल्दी उठना है। विक्रम लेट गया, पर नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। पीपल के पेड़ की ओर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर भी हवा में कुछ था, एक गंध, सूखे गुलाब और जलती लकड़ी जैसी। उसने सोचा ये उसका वहम है, पर वहम रोज नहीं पड़ा करता। अगली सुबह विक्रम की मुलाकात गंगा से हुई। वो कुएं से पानी भर रही थी। विक्रम ने देखा उसके हाथ कांप रहे थे। तू ठीक है? विक्रम ने पूछा। गंगा ने सिर उठाया, आंखों के नीचे काले घेरे। हाँ, बस नींद ठीक से नहीं आई। रात को तूने कुछ सुना? विक्रम ने झिझकते हुए पूछा। गंगा की आंखें फैल गईं। उसने चारों ओर देखा, फिर धीमे स्वर में बोली, तूने भी सुनी? वो सिसकी। विक्रम का कलेजा धक से रह गया। वो क्या है? उसने पूछा। गंगा ने उत्तर नहीं दिया, बस पानी से भरा घड़ा उठाया और तेज कदमों से चली गई। उस दिन के बाद से गांव बदलने लगा। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर लोगों ने देखा कि दिन ढलते ही गलियां सूनी हो जाती हैं, बच्चे खेलना बंद कर देते हैं, औरतें जल्दी जल्दी चूल्हे पर हाथ फेर लेती हैं। पर सिर्फ विक्रम को वो आवाजें आती थीं, कभी पीपल के पेड़ के नीचे से, कभी कुएं के अंदर से, कभी उसकी छत पर। एक दिन तो उसने स्पष्ट सुना, कोई फुसफुसा रहा था, विक्रम, विक्रम, उसका नाम। वो डरा नहीं, उल्टा उसे लगा जैसे ये आवाज जानी पहचानी है, कहीं सुनी हुई, पर कहां। रातें बीतती गईं। हर रात 11 बजे वही 4 आदमी, वही अर्थी, वही खामोशी। पर अब विक्रम को लाशों से डर नहीं लगता था। उसे डर था उस चीज से जो लाश के बाद आती थी। एक रात विक्रम छत पर था, चांद पूरा था, ठंडी हवा चल रही थी। तभी उसने देखा पीपल के पेड़ के नीचे एक परछाई खड़ी थी, सफेद कपड़े, लंबे बाल, पीठ उसकी ओर। विक्रम की सांस रुक गई। वो चिल्लाना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। परछाई धीरे धीरे मुड़ी। चेहरा साफ नहीं था, बस 2 आंखें, काली, गहरी, अनंत। विक्रम ने आंखें मूंद ली। जब खोली तो कुछ नहीं था। सुबह वो सीधा गंगा के घर गया। मुझे पता है तू कुछ जानती है, उसने बिना नमस्ते कहे कहा। गंगा की आंखें नम थीं।
उसने विक्रम को बैठने का इशारा किया। ये गांव, यहां जो कुछ हो रहा है वो सदियों पुराना है, उसने धीमे स्वर में कहा। हर रात जो 4 आदमी लाश ले जाते हैं वो कोई साधारण आदमी नहीं है, वो उसकी सेवा में है। उसकी, विक्रम ने दोहराया। गंगा ने सिर हिलाया। एक स्त्री जो सदियों से यहां भटक रही है, जिसका प्यार अधूरा रह गया, जिसे धोखा मिला, जिसकी मौत के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। और ये लाशें, गंगा की आंखों से आंसू टपक पड़े। वो हर रात अपने प्रेमी को ढूंढती है, पर जब उसे वो नहीं मिलता तो वो किसी और पुरुष को ले जाती है। उसकी आत्मा को, हमारे गांव के हर मरे हुए आदमी की आत्मा उसकी कैद में है। विक्रम की रूह कांप गई। पर क्यों? उसे शांति क्यों नहीं मिलती? गंगा ने उसकी ओर देखा, एक लंबी भेदती नजर, क्योंकि जिसने उसे धोखा दिया वो आज भी जीवित है और उसकी 7वीं पीढ़ी में पैदा हुआ एक लड़का आज इसी गांव में है। विक्रम को लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले खिसक रही है। वो लड़का कौन है? उसने कांपते स्वर में पूछा। गंगा चुप रही, पर उसकी चुप्पी ही उत्तर उस रात विक्रम सो नहीं पाया। वो छत पर लेटा था, तारों को घूर रहा था, पर उसकी आंखों के सामने बस वही परछाई थी, वही सफेद कपड़े, वही लंबे बाल। कौन थी वो और क्यों उसे लग रहा था कि वो उसे बुला रही है? आधी रात के करीब हवा थम गई, पीपल के पत्ते हिलना बंद हो गए, कुएं का पानी ठहर गया। तभी विक्रम को महसूस हुआ कोई उसके बगल में बैठा है। उसने करवट ली। वो थी, सफेद कपड़े, चेहरा ढका हुआ, हाथ गोद में बंधे हुए। विक्रम डरा नहीं, उल्टा उसकी आंखों से बिना रुके आंसू बहने लगे। तुम कौन हो? उसने फुसफुसाकर पूछा। उसने सिर उठाया, घूंघट हटा, चेहरा बेहद खूबसूरत, पर आंखों में सदियों का दर्द। मैं मीरा हूं, उसने कहा, आवाज ऐसी जैसे सूखे पत्तों पर पड़ती ओस। मैं यहां तुम्हारा इंतजार कर रही थी 300 साल से। 300 साल पहले यही गांव था। तब इसका नाम बड़गांव नहीं, प्रेमपुर था। मीरा एक विधवा की बेटी थी, पिता नहीं थे, मां झाड़ फूंक का काम करती थी। गांव वाले उन्हें डायन समझते थे। मीरा को कोई छूता नहीं था, कोई बात नहीं करता था। वो अकेली बड़ी हुई, पर एक दिन एक लड़का आया, राजेश, गांव के धनी जमींदार का बेटा। उसने मीरा को देखा और देखता ही रह गया। दोनों छुप छुप कर मिलते, पीपल के पेड़ के नीचे, कुएं के पास। राजेश कहता, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें इस गांव से ले जाऊंगा। मीरा को विश्वास हो गया। वो पहली बार किसी से प्यार कर बैठी, पर गांव वालों को पता चल गया। जमींदार को गुस्सा आया। उसने राजेश को समझाया, ये डायन की बेटी है, इससे दूर रह। राजेश डर गया। उसने मीरा से कहा, अब मत मिला करो, लोग बुरा कहेंगे। मीरा टूट गई। उसने पूछा, तुम्हारा वादा? राजेश ने मुंह फेर लिया। वो तो बचपन की बातें थीं। उस रात मीरा उसी पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी रही। उसने सोचा शायद वो आएगा, पर वो नहीं आया। सुबह गांव वालों ने देखा मीरा का शव कुएं में तैर रहा था, पर मरते मरते उसने एक श्राप दिया, जिस पुरुष ने मेरा प्यार ठुकराया उसकी 7 पीढ़ियां इस गांव से कभी न निकल पाएंगी, और हर रात एक पुरुष की आत्मा मेरी कैद में होगी, जब तक वो खुद मेरे सामने न आकर कहे, मैंने तुमसे प्यार किया था। राजेश डर के मारे गांव छोड़कर भाग गया, पर श्राप तो उसके खून में था। और वो 7वीं पीढ़ी तुम हो, विक्रम। मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने 300 साल इंतजार किया, 300 साल तक हर रात किसी न किसी पुरुष की आत्मा को कैद किया, ताकि तुम यहां आओ, ताकि तुम मुझे वो शब्द कहो। विक्रम का दिल बैठ गया। पर मैं राजेश नहीं हूं, मैं विक्रम हूं। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मीरा ने धीरे से उसका हाथ छुआ। ठंडक उसकी रगों में उतर गई। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें बिल्कुल वैसी ही हैं, वो फुसफुसाई। पर तुम सही कहते हो, तुम वो नहीं हो, तुम तो बस उसके खून का टुकड़ा हो। विक्रम ने गहरी सांस ली। अगर मैं तुमसे कह दूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो क्या तुम शांत हो जाओगी? मीरा ने उसे देखा, एक लंबी दर्द भरी नजर। नहीं, उसने कहा, क्योंकि तुम सच नहीं कह रहे हो, तुम सिर्फ डरे हुए हो। वो धुएं की तरह गायब हो गई। विक्रम अकेला रह गया, पर इस बार डर नहीं था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, मीरा का
वो चेहरा, वो अकेलापन, वो 300 साल का इंतजार। अगली सुबह विक्रम ने गंगा को बुलाया। मुझे पता चल गया, उसने कहा, सब पता चल गया। गंगा ने उसकी ओर देखा, फिर धीरे से बोली, और अब तू क्या करेगा? विक्रम ने कहा, आज रात मैं उससे मिलूंगा, सच्चे दिल से। गंगा की आंखें डबडबा आईं। विक्रम, वो कोई साधारण आत्मा नहीं है। 300 साल की प्यास, 300 साल का गुस्सा, तो उसे शांत नहीं कर सकता। तो फिर कौन करेगा? विक्रम ने पूछा। उसकी सुनने वाला कोई और नहीं बचा। गंगा चुप रही। रात आई। 11 बजे मंदिर की घंटी बजी। 4 आदमी निकले, पर इस बार लाश नहीं थी, अर्थी खाली थी। विक्रम ने उनका रास्ता रोका। आज मैं जाऊंगा, उसने कहा। चारों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक कदम हटकर रास्ता छोड़ दिया। विक्रम चल पड़ा। वो रास्ता उसे श्मशान नहीं, बल्कि उसी पीपल के पेड़ के नीचे ले गया। मीरा वहां खड़ी थी। इस बार घूंघट नहीं था, चेहरा साफ दिख रहा था। तुम आ गए, उसने कहा। मैं आ गया, विक्रम ने कहा। जानते हो, अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारी आत्मा भी यहीं कैद हो जाएगी, हमेशा के लिए। विक्रम ने सिर हिलाया। मैं जानता हूं। उसने एक कदम बढ़ाया, मीरा के करीब। मीरा, उसने कहा, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हारा अकेलापन जानता हूं, तुम्हारा इंतजार जानता हूं। मैं राजेश नहीं हूं, पर मैं वो शब्द कह सकता हूं, सच्चे दिल से। उसने गहरी सांस ली। मैं तुमसे प्यार करता हूं, उस प्यार से नहीं जो तुमने राजेश से किया था, बल्कि उस प्यार से जो एक इंसान दूसरे इंसान के दर्द को देखकर करता है। मैं तुम्हारे दर्द से प्यार करता हूं, तुम्हारी सच्चाई से प्यार करता हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम्हें शांति मिले। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार वो ठंडे नहीं थे, गर्म थे, जीवित। 300 साल, वो सिसकी। किसी ने मुझसे यह नहीं कहा था। उसने हाथ बढ़ाकर विक्रम के गाल को छुआ। पर देर हो चुकी है, उसने फुसफुसाकर कहा। कैसी देर? विक्रम ने पूछा। मीरा ने पीछे मुड़कर देखा। वहां पीपल के नीचे सैकड़ों परछाइयां खड़ी थीं। हर वो पुरुष जिसकी आत्मा उसने 300 साल में कैद की थी, सब वहां थे, सब उसे घूर रहे थे। श्राप तोड़ा जा सकता है, मीरा ने कहा, पर इन सबको मुक्त करने के लिए मुझे भी मुक्त होना होगा, और मेरा मुक्त होना मतलब मेरा मिट जाना। विक्रम समझ गया। तो तुम गायब हो जाओगी? मीरा ने सिर हिलाया। हां, हमेशा के लिए। विक्रम की आंखें नम हो गईं। पर मैं तो अभी तुमसे मिला हूं। मीरा मुस्कुराई। पहली बार सच्ची मुस्कान। मिलना ही काफी है विक्रम, कभी कभी मिलना ही मिलन होता है। उसने अपने दोनों हाथ विक्रम के कंधों पर रखे। धन्यवाद, उसने कहा। मेरा इंतजार खत्म हुआ।